बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले और उसके बाद 2 दिन पहले और उससे पहले भी ये बार बार स्टेटमेंट दिया है कि ईरान से वो यूरेनियम ले लेंगे। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले ये दावा भी किया कि ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर राज़ी हो गया। ये दावा सुन के मैं भी हैरान हो गया था और समझ नहीं आ रही थी कि इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स इतनी गैर जिम्मेदारी वाली बात कैसे कर सकता है। तो मुझे लगा कि शायद वाकई ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका को देने पर राजी हो गया। कुछ बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है तो ऐसा हो जाएगा। इंटरनेशनली ये खबर छप गई थी, लेकिन बाद में ईरान की जानिब से चिट्टा इनकार आ गया। ईरान ने कहा जी हम तो नहीं करते, हम यूरेनियम तो नहीं देंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं जी, कोई और सोल्यूशन है, कोई और तरीक़ाकार है, उसके तहत वो यूरेनियम रहेगी ईरान में, लेकिन निगरानी में रहेगी और वो कुछ और मामला हो जाएगा। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तो नहीं, लेकिन उसके साथियों ने, उसके करीबी लोगों ने मीडिया में ये चलवा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज के दिन में एक नया स्टेटमेंट दे दिया। नए स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक ऑपरेशन हुआ था मिडनाइट हैमर। ये ऑपरेशन पिछले साल ईरान के खिलाफ किया गया था अमेरिका और इसराइल की जानिब से। ये जून 2025 की बात है। तो वो जो ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद ये दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने कि अब ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा। और उन्होंने कहा था कि हमने ईरान का सारा एटमी मवाद और उसकी तनसीबात तबाह कर दी है और हमने लाखों टन मलबे के नीचे उसे ज़मीन के अंदर दबा दिया है और अब हम सैटेलाइट से निगरानी कर रहे हैं, वो कभी भी वो नहीं निकाल पाएंगे और कभी भी एटम बम नहीं बना पाएंगे। ये दावा किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और इसराइल की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से। लेकिन जब दोबारा जंग शुरू की गई तो ये कहा गया नहीं जी, वो ईरान एटम बम बनाने वाला है, अगर हम उसके ऊपर हमला ना करते तो चंद हफ्तों में वो एटमी धमाका कर देता। बल्कि नेतन्याहू ने तो चंद दिनों तक की बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि ईरान एटमी तजर्बा करने वाला था, इसलिए हमें हमला करना पड़ा। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अपना स्टेटमेंट बदल दिया। उसने कहा कि गुज़िश्ता साल मैंने जो अटैक किया था मिडनाइट हैमर, उसमें सुरंगों के नीचे यूरेनियम दब गई थी और अब उसे निकालना एक बड़ा तवील और एहतियात का और एक लंबा काम है, बड़ा मुश्किल काम है उस यूरेनियम को निकालना। यानी डोनाल्ड ट्रंप, एक आपने कहानी सुनी होगी, वो लोमड़ी छलांग मारती है अंगूरों के गुच्छे पे, वो उसके हाथ नहीं आते, फिर वो भाग कर आती है, जोर से छलांग मारती है, फिर वो उसके हाथ नहीं आते, फिर वो कोशिश करती है, उसके मुंह में पानी आ रहा होता है कि मैं ये अंगूरों के गुच्छे किसी तरह उतार लूं। लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी लोमड़ी वो गुच्छे नहीं उतार सकती तो आखिर में वो लोमड़ी कहती है कि अंगूर ही खट्टे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस किस्म की बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो यूरेनियम दब गई जमीन के अंदर। तो फिर पहला सवाल डोनाल्ड ट्रंप से ये होगा कि अगर यूरेनियम मौजूद नहीं थी तो आपने इतनी बड़ी जंग शुरू क्यों की? इसी यूरेनियम के लिए तो आप लड़े थे। आपने तो कहा था कि एटमी हमला होने वाला है या एटमी धमाका होने वाला है या तजर्बा होने वाला है, तो इसलिए हमने जंग शुरू की। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेस सेविंग लेने के लिए ये कह रहे हैं कि जनाब वो यूरेनियम तो जमीन के बहुत नीचे दब गई है, लिहाजा उस यूरेनियम को निकाला नहीं जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। 22 तारीख तक की जो डेडलाइन है सीज फायर की, जो पाकिस्तान के वजीर आजम को एक ट्वीट भेजा गया, उन्होंने उसे कॉपी पेस्ट किया। वो 2 हफ्ते अब पूरे हो रहे हैं। 22 तारीख को, 22 अप्रैल को डेडलाइन खत्म हो जाएगी और उसके बाद लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि सीज फायर की डेडलाइन खत्म होगी तो इसराइल भी हमला कर सकता है, ईरान भी कर सकता है और अमेरिका भी कर सकता है, जैसे कि पहले उनकी लड़ाई चल रही थी। क्या इस सीज फायर में तोसी होगी? तो इसका इम्कान इस बात पे है कि फरीकैन मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जेडी वेंस जो है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से इंतजार कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल का, कि तेहरान की जानिब से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले कि हम भी आ रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए, आप भी आ जाए। तो जेडी वेंस तैयारे में बैठ के पहुंच जाए पाकिस्तान, इस्लामाबाद, और मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू हो जाए। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है, ईरान से भी मुलाकात की है, बाकी ममालिक से भी मुलाकात की है, अमेरिका से भी दरख्वास्त की है और बार बार अमेरिका को यह कहा है कि आप लचक दिखाएं। लेकिन अगर अमेरिका लचक दिखाता है तो फेस सेविंग नहीं मिलती। यह बड़ा इशू है अमेरिका के लिए। एक इशू अरब ममालिक के लिए भी बना हुआ है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन ईरान ने अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। आप अगर देखें गुज़िश्ता 5 दिनों के स्टेटमेंट,
तो डोनाल्ड ट्रंप का हर रोज स्टेटमेंट आता है कि मुज़ाकरात होने वाले हैं, जंग खत्म होने वाली है, मुज़ाकरात होने वाले हैं, हम बड़ी अच्छी डील करने वाले हैं, हम बुरी डील नहीं करेंगे, ईरानी बड़े अच्छे लोग हैं, ईरानी बहुत बुरे लोग हैं, ईरानियों को हम मारेंगे, हम धमाके करेंगे, नहीं तो मुज़ाकरात कर दें, नहीं तो पूरा मुल्क मैं तबाह कर दूंगा, नहीं तो मुज़ाकरात कर दें, मुज़ाकरात होने वाले हैं, मेरी टीम रेडी है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप हर थोड़ी देर के बाद कहते हैं। एक ऐसा घंटा भी गुजरा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 47 पोस्टें कर दी अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे। ये तो ऐसा लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा था अमेरिकी सदर। दुनिया के किसी सरबराह मुमलिकत ने इस तरीके से ट्वीट नहीं किए। ये नहायत गैर संजीदा और फ्रस्ट्रेशन वाला मामला था। देखिए, मुज़ाकरात के लिए अमेरिका डेस्परेट है। ईरान ने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, बल्कि हम सब ये जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि अभी मुज़ाकरात में जो ताख़ीर हो रही है वो ईरान की वजह से हो रही है, अमेरिका की वजह से नहीं हो रही। ईरान तो पाकिस्तान के साथ वाला मुल्क है, वो 1-2 घंटे में आ जाएंगे पाकिस्तान में। असल मसला जो है वो अमेरिका का है। उनका तो बड़ा लंबा सफर है, लेकिन वो आने के लिए तैयार है और ईरानी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे मुज़ाकरात के लिए या आगे बढ़ने के लिए। एक चीज और है कि ईरान अपने मुतालबात में मुस्तकिल है। यानी पहले दिन ईरान ने जो मुतालबात किए वो आज भी वही मुतालबात हैं कि आप नए हुर्मुज़ को हम नए तरीके से कंट्रोल करेंगे, हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म की जाएं, हमारा हक हमें वापस दिया जाए, जो उनके असासे हैं उनको वापस दिए जाए, हमारे नुकसानात का अदाला किया जाए और आइंदा इस बात की एक पक्की गारंटी दी जाए कि दोबारा ईरान के साथ जंग शुरू नहीं की जाएगी। वो जो मुतालबात ईरान के पहले दिन से है, लगभग वही मुतालबात अभी भी हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के मुतालबात तब्दील होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें फेस सेविंग नहीं मिल रही। कभी वो बड़े सख्त मुतालबात करते हैं, कभी उनके मुतालबात बड़े नरम हो जाते हैं, लेकिन जब तनकीद होती है तो दोबारा सख्त मुतालबात पे आ जाते हैं। तो उनके मामलात ऊपर नीचे हो रहे हैं। नादरीन, कैदी नंबर 804 जीत रहा है और ये निज़ाम एक दफ़ा फिर हार रहा है, और ये रोज़ाना अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हथियार फेंके हैं और जिस तरीके से ये मैदान से भागे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैदानी जो है वो बंद कर दिया है, तो इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ जाएं कि जब खेला नहीं जा रहा तो मैदानी उखाड़ दो, विकटें उखाड़ कर भाग जाओ। और अब तो अंपायर को साथ में लाकर खेलना भी मुश्किल हो गया है। कल एपिसोड हुआ जुनेद अकबर वाला। जुनेद अकबर को वहां पे रोक दिया गया, फिर सूबा बदर और फिर गिरफ्तार, और ये सारा कुछ आप देखते रहे तमाशा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, तहरीक इंसाफ को तो फील्ड ही नहीं दी गई और ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है वहां पे। कल जुनेद अकबर के साथ हुआ और अब असद कैसर साहब के साथ हुआ। असद कैसर साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाना चाह रहे थे स्कर्दू, जहां पे उन्होंने इंतहाबी तहरीक चलानी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो है नहीं, ना उनके बेचारों का कोई इंतखाबी निशान है, तो वो अलग अलग इंतखाबी निशानों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो मैं आपको याद दिलाता रहूँगा वक्तन फवक्तन। ये आप एक स्क्रीनशॉट देख लें, यहाँ पे आप अपने अपने हलके में पहचान लें कि आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किस उम्मीदवार को किस निशान पर वोट डालना है। तो ये आपकी स्क्रीन पे अब फिर नजर आ रहा है। तो नाजरीन, ये असद कैसर साहब को रोकने के लिए पंजाब पुलिस इकट्ठी हो गई और उन्होंने एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। अब ये वहां पे खड़े हैं, पीछे गाड़ियों की कतारें लग गई। यानी इतने को ये बेवकूफ लोग हैं और इतने बुखलाए हुए हैं कि असद कैसर को अगर आपने रोकना था स्कर्दू जाने से, तो जब वो एयरपोर्ट के अंदर जाते तो आप उन्हें कहते जी यहां पे साइड पे खड़े हो जाए, आप नहीं जा सकते स्कर्दू। तो असद कैसर साहब साइड पे खड़े हो जाते और उसके बाद आप उन्हें कहते जी आप वापस जाएं, तो उनको वापस जाना पड़ता। लेकिन इन बेवकूफों ने सारा का सारा रोड ही ब्लॉक कर दिया और सारा रास्ता बंद कर दिया। हजारों गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक जैम के अंदर फंस गई और उसके बाद बहुत सारे लोगों की फ्लाइटें भी मिस हो गई। तो ये इतने अक्लमंद है, इनकी बौखलाहट की इंतहा यहां तक पहुंच गई है कि एक शख्स को स्कर्दू जाने से रोकने के लिए ये लोग सारा का सारा रोड बंद कर देते हैं, कई लोगों की फ्लाइटें मिस करवा देते हैं। ख्वाजा साद रफीक की भी फ्लाइट मिस हो गई। ख्वाजा साद रफीक ने भी जाना था और जाकर यहाँ पे इंतखाबात के लिए जो है ख्वाजा साद रफीक ने कंपेन चलानी थी गिलगित बल्तिस्तान में। अब वो ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा जरा ये भी आप सुने। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज मुझे इंतखाबी मुहिम के ज़िमन में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है। बहुत कोशिश के बावजूद इस ट्रैफिक ब्लॉकेट की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। एयर ब्लू ने भी
जो है वो एयरपोर्ट के गेट पर ट्रैफिक की जबरी बंदिश के बावजूद फ्लाइट को वक्त से पहले क्लोज किया। स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइटें मिस हो गईं। हमारे गिर्द सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। मुख्तलिफ फ्लाइट्स के बहुत से मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हुई, प्रोग्राम खराब हुए। घंटों की खज्जल खुआरी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहिसी और नलायकी की भी कोई हद होती है। अज़राए करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। नॉर्मली फिर इस तरह के मौके पे ये कहते हैं ना कि जनाब वो दहशतगर्दी का वाकया होने वाला था, तो दहशतगर्दी के डर से, ताकि दहशतगर्दी से बचा जा सके, तो हमने स्पेशल इंतजाम किए थे, तो इतने लोगों की फ्लाइटें मिस होगी। पूरी दुनिया में नहीं होती हैं, पाकिस्तान में ही तमाशे होते हैं, और वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। अब ख्वाजा साद रफीक भी नहीं जा सके, इन्होंने भी कंपेन चलानी थी जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। रोकना था असद कैसर को, ख्वाजा साद रफीक को भी रोक लिया। देखिए, ये जुनेद अकबर से, असद कैसर से ये इतना डरते हैं, तो आप सोचिए कि ये इमरान खान से कितना डरते होंगे, कितने खौफजदा होंगे कि ये इन लोगों को कंपेन नहीं करने दे रहे। तो इमरान खान, मैंने आपको पहले बताया कई मरतबा कि जब तक आसिम मुनीर साहब हैं और जब तक आसिम मुनीर साहब के साथ कोई इमरान खान साहब की डील नहीं होती, जब तक कि आसिम मुनीर साहब को इस बात का यकीन नहीं आ जाता कि वो किसी खतरे में नहीं रहेंगे इमरान खान की वजह से, तब तक इमरान खान को ये कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने बारे में या अपने हवाले से सबसे बड़ा खतरा समझती है, और वो इमरान खान को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि उनको मुसीबत नहीं पड़ जाएगी। ये अवाम इमरान खान को छुड़ाएगी। जब अवाम इनको जकड़ लेगी और इनसे कहेगी कि इमरान खान को छोड़ो, तो फिर आप देखेंगे कि अदालतों से इंसाफ भी मिलेगा, फिर इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। जब इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के 3-4 तरीके हैं। नंबर 1, इनकी मईशत के अंदर वो दुर्गत बन रही है कि ये पाकिस्तान को चलाने का, घसीटने के काबिल भी नहीं रहे। पाकिस्तान की मईशत की इन्होंने मंजी ठोक दी है, कोई इनको पैसे भी नहीं दे रहा, और अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा। एक दबाव इनके ऊपर ये आएगा बहुत शदीद। दूसरा दबाव, अवामी ताकत अगर बाहर आ जाती है और बड़े पैमाने पर लोग निकलकर इन्हें मजबूर कर देते हैं कि अब आप इमरान खान को छोड़ें, आप बेगुनाह उसे मजीद अंदर नहीं रख सकते बाकी कैदियों के साथ, तो वो एक दूसरी सिचुएशन है। तीसरी, आलमी सतह पे इस तरह के मुतालबात आसिम मुनीर के सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर अमल दरामद वो कर नहीं पाएंगे। बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से, तो उसके लिए उन्हें कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए होगा, और वो सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के पास है। ये अलग अलग चीजें हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तज्जिया है, ये कोई खबर की बुनियाद पे मैं आपको नहीं कह रहा। तो ऑब्वियस है, ये नजर आता है, कॉमन सेंस की बात है कि आसिम मुनीर साहब को जितना खौफ है वो तो उनके एक्सटेंशन लेने में ही आपको दिखाई दे गया। आपको पता चल गया कि जनाब बहुत खौफजदा है, इन्होंने एक्सटेंशन ले ली 3 साल के बाद। ना सिर्फ इन्होंने एक्सटेंशन ली बल्कि इस्तिस्ना भी ले लिया, तो वो बहुत डरे हुए हैं। लिहाजा वो कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनको छुड़वाया नहीं जाएगा। असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया बाकी लोगों के साथ बैठकर। उन्होंने कहा जी, मैं स्कर्दू जा रहा था जहां 7 जून को इंतखाबात हो रहे हैं, वहां हुकूमती वुज़रा पहले से मौजूद हैं। हालांकि वुज़रा इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। मेरी सुबह 9:30 बजे फ्लाइट थी, मगर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी गई। डीएसपी समेत पुलिस की भारी नफरी मुझे रोकने के लिए तैनात थी। सबसे पहला सवाल यह है कि पंजाब पुलिस कैसे मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोक सकती है? पंजाब पुलिस ने इंतहाई गैर इखलाकी हरकत की है। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मौजूदा रुकन असम्बली हूं, जबकि ये एक वफाकी मामला है। बिलावल भुट्टो भी वहां गए, वजीर आजम ने भी वहां जाकर ऐलानात किए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की पूरी फौजे जफर मौज वहां बैठी हुई है, मगर पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारे सूबाई सदर जुनेद अकबर को सूबा बदर किया गया। ये किस किस्म का नक्शा पेश किया जा रहा है? ये असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने इसको छापा भी है। एक लेटर भी लिखा सोहेल अफरीदी साहब ने। वैसे इन चीजों से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला किया हुआ है और उन्हें हुक्म आया हुआ है। देखिए, मुझे ना एक दिन एक सीनियर फौजी ऑफिसर ने यह बात बताई थी। उसने मुझे कहा था कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि यह काम कैसे होगा। उसने कहा हमें ऑर्डर आता है और फिर हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि यह काम हमने कैसे करना है। इसको जरा आप समझ लें कि ऐसा नहीं होगा कि देखो वहां पे क्या हो सकता है, ये नहीं। ऑर्डर आता है आर्मी चीफ की तरफ से ये कि ये काम करना है, और उसके बाद फिर वो हालात को उसके मुताबिक मोड़ना शुरू करते हैं। तो हर हाल में उन्हें वो काम करना पड़ता है। अक्सर मैंने जर्नलिस्टों के मुंह से सुना है कि हमें बताया जाता है चीफ इज चीफ, कि जनाब चीफ ही चीफ है।
वो जो कहता है बस वही हमें करना पड़ता है, वो जो लिख दे बस वही है, जो वो कह दे अपनी ज़बान से वही हमें करना होता है। और इसको अगर डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने खत लिखा, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शफाफियत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, इन्हें खत अरसाल किया गया। सुहेल अफरीदी ने तशवीशनाक सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत अरसाल करते हुए फौरी अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल के बारे में मौसूल होने वाली इतलात इंतहाई तशवीशनाक हैं, जहां एक सियासी जमात को इंतखाबी सरगर्मियों, अवामी इज्तमाआत, इंतखाबी मुहिम और पार्टी क़यादत और कारकुनान की नकलो हरकत में गैर ज़रूरी रुकावटों का सामना है। उन्होंने निशानदेही की कि सियासी कारकुनों को हरासा करने, गैर कानूनी गिरफ्तार करने और सियासी सरगर्मियों में रुकावट डालने की इतलात सामने आ रही